अब हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र इतिहास का पीवाई की सीरीज। इसमें अब आज हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, गुप्ता एवं गुप्तातर युग। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, अपने सिलेबस को एक बार या टॉपिक सिलेबस के टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। और सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक से। ठीक। पहला टॉपिक है पाषाण काल, दूसरा है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, तीसरा है वैदिक काल, चौथा है बौद्ध धर्म, पांचवा है जैन धर्म, छठा है शैव और भागवत धर्म, सातवां छठी शताब्दी से पूर्व राजनीति के साथ, आठवां यूनानी आक्रमण, नौवां है मौर्य साम्राज्य, दसवां है मौर्योत्तर काल, ग्यारहवां है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, बारहवां है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, तेरहवां है दक्षिण भारत में चोल चालुक्य पल्लव और संगम युग, 14वां है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार और 15वां है पूर्व मध्यकाल। ठीक। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है मध्यकालीन भारत इतिहास। इसका पहला टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दूसरा दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, तीसरा खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद सातवां दिल्ली सल्तनत पर प्रशासन, आठवां दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, नौवां है दिल्ली सल्तनत साहित्य, दसवां है दिल्ली सल्तनत विविध। अगला है 11वां उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, 12वां भक्ति एवं सूफी आंदोलन, 13वां है मुगल वंश वंश में बाबर, 14वां हुमायूं और शेरशाह। अगला है हमारा 15वां अकबर, 16वां जहांगीर, शाहजहां औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासन, 20वां मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला, 21वां मुगलकालीन साहित्य, 22वां मुगल काल विविध, 23वां है सिख संप्रदाय, 24वां है मराठा और संघ, और 25वां है मुगल साम्राज्य का विघटन। बस यहीं तक हम देख रहे हैं। ठीक। और वैसे आज का हमारा टॉपिक कौन सा है हमारा, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। ठीक। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है वहां तक पहुंचने में, लेकिन चलिए। चलो यहाँ से हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम जैसे कि मैंने पहले बताया, गुप्त एंड गुप्तोत्तर युग। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी चिंता करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गुप्त। पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया, है ना। गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया है, तो करेक्ट आंसर है 319 से लेकर के 500 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रहा, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने चार अश्वमेधों का संपादन किया, चार अश्वमेधों का संपादन किसने किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परवरसेन प्रथम ने। ठीक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त ऑप्शन डी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को ही प्राचीन भारत का नेपोलियन या फिर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था, देवगुप्त इसका दूसरा नाम था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है दूसरा नाम क्या था, देवगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है
7 कह रहा है परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन से थे। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन से थे। समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी और डी, मतलब क्या है, अशोक भी है और समुद्रगुप्त दोनों है। दोनों ही जो है वो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौन से कौशल के शासक का क्या नाम था। समुद्रगुप्त के प्रशस्ति में कौशल के शासक के क्या नाम था। कौशल के शासक का क्या नाम था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्र। ठीक, क्या है, ये सबको हटा देते हैं, महेंद्र। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जहांगीर का लेख मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले लेख में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथ्व्या या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति के भी रचयिता थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 3। क्या है, 1 और 3। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये मिलान वाला है तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, मतलब 3 1 4, 3 1 4 2। मतलब ये समकालीन नरेश और उनके राज्य। धनंजय धनंजय कहाँ के थे। कुशतलपुर के। नीलराज कहाँ के थे, अवमुक्त के। उग्रसेन कहाँ के थे, पालक्का के। विष्णुगुप्त कहाँ के थे, कांची के थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के फरमान में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्र के स्मृति में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित है। इसका करेक्ट आंसर है सी, गुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने होने पर विजय प्राप्त की। किस गुप्त शासक ने होने पर विजय प्राप्त की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त जो शासक थे उन्होंने होने पर विजय प्राप्त करी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया। गुप्त सम्राट जिन्होंने हूणों को पराजित किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ही एक ऐसे गुप्त सम्राट थे जिन्होंने हूणों को हराया था।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है स्कंदगुप्त, करेक्ट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? किस अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर है भीतरी स्तंभ आलेख, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त साम्राज्य के पतन की विभिन्न कारणों निम्नलिखित कथनों से कौन से कारण सही नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अरब आक्रमण। बाकी ये पूर्ण आक्रमण, प्रशासन का समानते ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बुद्ध धर्म स्वीकार करना, ये सब सही डी है इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, शक विजेता किससे जाना जाता है? शक विजेता किससे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 26, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे जिसने रजत सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सिकंदर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रखा है। कह रहा है पहला, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 1 एंड 2 दोनों सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, भारत की यात्रा करने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मतलब प्रभावती गुप्त जो है उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है। बाकी कुमार गुप्त मधुसूर अभिलेख से संबंधित है, पथिक तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है, और समुद्रगुप्त एरन अभिलेख से संबंधित है। यहाँ पे भी दे रखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, वह कौन सा अभिलेख है जो विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का के बारे में बताता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त फर्स्ट, जो मतलब कुमारगुप्त प्रथम जो है वो किससे संबंधित है? मंदसौर प्रशस्ति से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, रेशम बुनकरों की श्रेणी में जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? मतलब रेशम बुनकरों के बारे में हमें जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दसपुर शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या करना है? मिलान करना है। ठीक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 3 2 1 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, मतलब चंद्रगुप्त ये शासक है और रानियां हैं। चंद्रगुप्त की रानी कौन थी? कुमार देवी। ठीक। इसके बाद समुद्रगुप्त की कौन थी? दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन थी? कुबेर नागा। और कुमार गुप्त प्रथम की कौन थी? आनंद देवी। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय भारतीय व्यापारी अधिक अधिक निर्भर हो गए थे। किसके ऊपर निर्भर हो गए थे?
का करेक्ट आंसर ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? किस एक पतन से मतलब बंदरगाह से संचालित होता था, करेक्ट है। किस पतन से या फिर किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ताम्रलिप्त बंदरगाह से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। ठीक, उपयुक्त पर्सन की व्याख्या देखने के लिए बोल रखा है, इसमें से कोई नहीं, क्या कोई नहीं या इससे अधिक। तो सामने ताम्रलिप्त पढ़ा था पीछे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रियों को अच्छा या सुगम बना दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला कथन है प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा है इसका श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3 ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 39। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वस्त्र उत्पादन से। मतलब गुप्त काल में इन जगहों पर क्या किया जाता था? वस्त्र का उत्पादन किया जाता था, बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, क्या है इसकी वस्तु? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुनिया दूरगी संधियों के बारे में दूरगी संधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है प्राचीन काल में किस वर्णों को सार्तवा भी कहा जाता है? सार्थवा भी कहा जाता है, सार्थवा भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वैश्य को। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता है? सार्थवाह मतलब इसको कहा जाता था वैश्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका सुश्रुत, और जो सुश्रुत सुश्रुत ठीक सुश्रुत कहा जाता है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। आयुर्विज्ञान का विषय का रचना के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें भी क्या है ऑप्शन ई। सही उत्तर ए। बीपीएससी ने सही उत्तर ये माना था, लेकिन ई है अंतिम उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर ए मान रखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? प्राचीन के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भास्कराचार्य। बाकी धन्वंतरी, चरक, श्रुति सब संबंधित है आयुर्वेद शास्त्र से।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लीलावती के लेखक थे, लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ने लीलावती लिखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब एक तीन चार। पढ़ते हैं, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। और 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था कहाँ पे? भारतीय यात्रा में जो फाहियान भारत आया था तो उसने एक अस्पताल के बारे में बताया, तो वो अस्पताल कहाँ पे स्थित था? पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित थे? चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे, उनमें से फलित ज्योतिष से संबंधित किसकी थी? छपड़क की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास किसके शासन काल के थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से संबंधित थे। कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है निम्न इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही बताया था पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से सूर्य उदय और सूर्यास्त, मतलब सूरज उगता और डूबता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन बी दिनार। दिनार जो है गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा, मतलब सोने की सिक्का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, रजत नाम दिया गया था किसका? रूपक। स्वर्ण रजत, सिल्वर को चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, गोल्ड के सिक्के को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? तो करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, क्या बोलते थे? स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा बोलते थे। स्त्री और शूद्र दोनों ही प्राकृत भाषा बोलते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है एरन अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? करेक्ट है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, मिलान करना है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 1 4 3। 2 1 4 3, मतलब ये सम्राट है, ये विरुद्ध है। अशोक क्या बोलते हैं? प्रियदर्शन बोलते हैं, समुद्रगुप्त, परम क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य बोलते हैं, समुद्रगुप्त इसको विक्रमादित्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, तेरा नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों की क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त वंश ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन काल का स्वर्ण युग किस शासन काल को कहा जाता है? किस शासन काल को
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्री को पुरुषों की बराबरी थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ऋग्वैदिक काल को छोड़ करके सारी प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही, सिर्फ ऋग्वैदिक काल में था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर या रेट क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1/6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। हिंदू विविध द्वारा मान्य कर कितना था? कितना माना? हाँ, मान्य कर कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अपरहत। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल यावापा तथा द्रोणवापा शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? कुल व्यापा, कुल कुल्यवाप और द्रोणवाप से संबंधित है भूमाप से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? इसे कर रहित भूमि कृषि किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि से कर नहीं वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम, विदक भागम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है तीसरी शताब्दी में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु, लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटासाला कदूरा चोल किस लिए विख्यात थे? घंटासाला कदूरा चोल किस लिए विख्यात था? तो इसका करेक्ट आंसर है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाहों के लिए। मतलब नगर घंटासाला कदूर चोल ये सब क्या था? एक बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72। तोरमाण किस जातीय दल का था? तोरमाण किस जातीय दल का था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हूण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया? मिहिर कुल को किसने पराजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यशोधर्मन ने ना। मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? यशोधर्मन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी से अपना भारत दर्शन किया कौन थे वो? छठी शताब्दी में भारत दर्शन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुंग युन, सुंग सुंग युन ने। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी कब की थी? इसको लेकर के विवादित है। कह रहा है 518 से 521 जो इसमें से दे ही नहीं रखा है। ठीक, कह रहे 500 क्वेश्चन नंबर 76। निम्न कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और विस्तारित किया गया उत्तर कोटों के आधार पर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवीय अधिकारों का दावा करते थे। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् आश्रम विशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है। बलात् आश्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78।
कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भव ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। शूद्रक द्वार लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, क्या था इसका विषय? ए, ऑप्शन ए, एक धनी व्यापारी एक गणिका की पुत्री को प्रेम गाथा। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? संख्या दर्शन में ज्यादा योगदान किसका है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कपिल का। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, संख्या दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। संख्या दर्शन प्रतिपादित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कपिल द्वारा। जो संख्या दर्शन है उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है कपिल द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में संख्या संप्रदाय से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब ओनली टू। संख्या की मान्यता है कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान क्या करता है? मोक्ष की ओर ले जाता है शरीर को, न कि कोई बाह्य प्रभाव का कारक बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों सही है। कपिल संख्या पद्धति की सबसे पुराने प्रणेता है। कपिल ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। प्रकृति के द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है पतंजलि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। योग के आविष्कारक थे, कौन थे आविष्कारक? पतंजलि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अनुस्मृति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, किस शासनकाल वाले थे? ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के। नव न्याय संप्रदाय कुल के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। नव न्याय संप्रदाय कुल के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी और डी, गंगेश और उदयन। तो ये क्वेश्चन नंबर 90 है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चरवाकों की। 2 मिनट लगते हैं। चलो अब हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91 के बाद, क्वेश्चन 90 के बाद क्वेश्चन नंबर है 91। कह रहे केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार नहीं करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चार्वक। चार्वक जो है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है अधोलिखित में से कौन एक चरवक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। चरवक के अनुसार सबसे ज्यादा कीमती क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी काम, तो पैसा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 चार्वक दार्शनिक प्रणाली है, किसका दार्शनिक प्रणाली है चार्वक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। चार्वक दार्शनिक प्रणाली जो है वो लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित या किसने फैलाया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गौतम ने। गौतम ने क्या किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 न्याय दर्शन के संस्थापक थे, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, करेक्ट आंसर है गौतम। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन है गौतम। प्रवर्तक, प्रचारक, संस्थापक, न्याय दर्शन ये सब कौन है, गौतम ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे कौन थे, गौतम। ठीक, यहाँ भी दे रखे न्याय दर्शन गौतम, संख्या दर्शन कपिल, वैशेषिक कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, तो जैमिनी, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 99, तो इसमें क्या बोल रखा है, उत्तर का सही चयनित कीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4 3 1 2, 4 3 1 2। न्याय दर्शन किससे संबंधित है, तार्किक चिंतन से। मीमांसा दर्शन किससे संबंधित है, वैदिक अनुष्ठान करना। और संख्या दर्शन किससे संबंधित है, वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। और वेदांत दर्शन किससे संबंधित है, आत्मज्ञान से। यहाँ भी दे रखा है न्याय दर्शन तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, संख्या दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 100 कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब जो कर्म का सिद्धांत संबंधित है वो मीमांसा से संबंधित है, किससे, मीमांसा से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 101 कह रहा है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, वेद शाश्वत सत्य है। किस दर्शन का मानना है कि जो वेद जो है वो 100% सही है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मीमांसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मीमांसा से संबंधित है अपूर्व का सिद्धांत। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया या परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 तेरा निबंध में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, भारत के परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी महर्षि कनाद को, महर्षि कनाद को ही भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहे निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, षड दर्शन का भाग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लोकायत और कपालिक, कपालिक लोकायत और कपालिक जो है वो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, चार्वाक को, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 अद्वैत दर्शन के संस्थापक है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शंकराचार्य, शंकराचार्य जो है वो अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 शंकर के दर्शन को कहा जाता है, शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 परछन बोध किसे कहा जाता है, परछन बोध किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है शंकर को, शंकर को जो है वो परछन बोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, अद्वैत, अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके
द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर है ज्ञान, ज्ञान के द्वारा। ठीक। अद्वैत वेदांत कहता है कि अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको ज्ञान ग्रहण करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? रामानुजन। विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4-3-2-1, मतलब 4-3-2-1। तेरा विक्रम संवतर इसको बोलते हैं 58 ईसा पूर्व को। शक संवत्सर कहते हैं 78 ईस्वी को। गुप्त संवत्सर कहते हैं 320 ईस्वी को। कली संवत्सर कहते हैं 3102 ईस्वी पूर्व को। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 कह रहे हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे के कुछ सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनने के लिए बोला इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब ये सारे के सारे ठीक है। 1 2 3 4। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत 78 ईसा पूर्व से ईस्वी से प्रारंभ हुआ। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। और भारत में मुसलमान शासक का युद्ध 1192 से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, गद्य गद्य था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब सिक्का। गद्य एक तरह का क्या था? सिक्का था, सिक्का, कॉइंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख का शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, क्या वर्ष होगा? ऑप्शन है 601। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। मालव संवत को और किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कृत संवत। मालव संवत को कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में, एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, तो इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 634 ईस्वी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 119, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब प्रतिष्ठानपुर। क्या है? प्रतिष्ठानपुर, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट प्रतिष्ठानपुर है मूल निवास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है मोखरी शासकों की राजधानी थी। मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कन्नौज। मोखरी शासकों की जो राजधानी थी वो क्या थी? कन्नौज थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, सुमेली सही सुमेलित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र। ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है, मिलाओ। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? किन राज्यों का निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1 3 4 6, 1 3 4 6, मतलब मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, और कन्नौज के मोखरी, और वल्लभी के मेत्रक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा वर्धन राजवंश की राजधानी किसने की? वर्धन जो है वो राजवंश की स्थापना वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है पुष्यभूति ने करी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 124 तेरा हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कलहन की पुस्तकों में निहित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वो बाण भट्ट ने लिखी थी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कन्नौज। ठीक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 127। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? कन्नौज कर ली थी। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 128। कह रहा सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। वह कौन से थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक। कन्नौज तथा प्रयाग में सम्राट हर्षवर्धन ने महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 129। तेरा उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने कहाँ पर वो कहाँ पर बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रयाग में। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था। किसने रोका था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। तेरह चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। इस वर्ष जीता था पुलकेशिन ने। पुलकेशिन जो है वो हर्ष को किस वर्ष हराया था और पुलकेशिन किस वर्ष जीता था हर्ष पर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 618 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कवि बान निवासी था। कवि बान जो थे वो कहाँ के निवासी थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कहीं नहीं। भारत कहाँ पे? देखो बिहार में कहीं नहीं है। पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का। ठीक। भान भट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकुटा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पृथ्वीकुटा नामक गांव में हुआ था भान भट्ट का जन्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 134। हेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? हेन सांग जो है किसके शासन काल में भारत आया था? हेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सम्राट हर्ष के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो करेक्ट आंसर है हेनसांग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 136। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआंग चुआंग हेनसांग भी कहते हैं, जिसको ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी मतलब 2 और 3। कह रहे जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषित अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा है व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था किसको? व्यापारियों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। कह रहा हर्ष के दरबार में हेनसांग ने एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ठीक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन इसी राज्य का ताई सुंग कह रहा है। ये स्वतंत्र रूप से गए थे, ये किसी का दूत नहीं था। ठीक। इसलिए इसका आंसर कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 138। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध नगर किसके लिए? सूती कपड़ों के लिए कौन सा था हेनसांग की भारत यात्रा के समय? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मथुरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। पोष्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पोष्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका
ऊनी रेशम के लिए, कोशिया शब्द रेशम के लिए किया गया प्रयोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि आज भी भारत में हिंसा को याद करने का मुख्य कारण है। आज भी भारत में हिंसा को याद करने का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सी यूकी की रचना, सी यूकी की रचना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेनसांग। हेनसांग ने भीन माल की यात्रा की थी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, सी यूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? सी यूकी जो यात्रा विवरण है वो किससे जुड़ा हुआ है? हेनसांग से जुड़ा हुआ है, हेनसांग ने लिखी थी सी यूकी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया, कब किया था बिहार का भ्रमण? ये ऑप्शन डी है इसका आंसर, मतलब इनमें से कोई नहीं है। ठीक, इत सिंह ने 671 से 37 वो सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पश्चात विश्व भ्रमण किया था, 671 से 695। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन से, विनिमय। हुंडी का मतलब क्या होता है? विनिमय, मतलब बदलना, चीजों को आपस में दूसरे को बदलना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 146, कह रहा है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक जो है भारत को उल्लेख यीन तू के नाम से करते हैं, यून तू। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मतलब मुस्लिम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? करेक्ट आंसर है नालंदा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, नालंदा कहाँ पर स्थित है? नालंदा जो है वो बिहार में स्थित है, सिंधी। 150 क्वेश्चन नंबर, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कन्नौज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, कथन ए, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कथन और निष्कर्ष दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है, सही पूछ रखा देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? लगभग सारे सुमेलित हैं, क्वेश्चन के लिए डाउट इसमें ही रोक देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाता, नीचे दिए गए कोटों को बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे है तो सी, एक दो दोनों सही है। देखते हैं क्या है वन में। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसान अबू जाइद अल मसूदी, हिंसान अबू जाइद अल मसूदी और अल बिरूनी ने किया। साम सांबपुर यत्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समानती अनिवार्य तत्व है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 2 और 3। कह रहा भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का होता है, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, तो छप्पन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर जैसे उन्होंने
तीर्थराज नाम दिया, उन्होंने प्रयाग को क्या नाम दिया था? तीर्थराज, यही गलत है, आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है आदि शंकर जो भारत में शंकराचार्य बने, इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? आदि शंकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, केरल में। आदि शंकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 158 कह रहा है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है? चार मठ कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। जोशीमठ द्वारका, जोशीमठ है, द्वारका है, पुरी है, श्रृंगेरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? मानसरोवर नहीं है, बाकी पुरी है, द्वारका है, रामेश्वरम भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160 निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं? ऑप्शन सी हरीश है, हर से सम्मिलित नहीं है। ठीक, बाकी सब सही है। रवि कीर्तन जो है पुलकेशन से संबंधित है, भावभूति जो है कन्नौज के यशो वर्मन से, दांडी जो है नरसिंह वर्मन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, इसमें मिलान करने के लिए वो रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4123, 4123। मतलब अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन हर से संबंधित है। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे का अंतर बताइए। करेक्ट आंसर उसका डी, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ये भोज, भोज धार है, दुर्गावती जो है वो गोंडवाना से संबंधित है, समुद्रगुप्त जो है वो विदिशा से, अशोक जो है उज्जैन से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भारत, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 163 भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो इसका क्या बोल लगता है? सही सुमेलित। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1 और 2। ठीक, तरह से खत्म होता है।